कमा एम बी है, तो एम ए एस डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना बोलेंगे? देखो यहाँ पे हमें पता है कि ये लॉस की बात चल रही है ना, लॉस है तो वहां पे क्या होगा, मतलब बाहर निकला होगा, उसको लॉस हुआ है मतलब उसका हीट कम हुआ होगा, ये हमें पता है। तो हम चेंज नहीं निकाल रहे हैं ना, लॉस निकाल रहे हैं। लॉस में हमेशा हम क्या करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू बस लिखेंगे। तो पॉजिटिव वैल्यू कैसे लिखेंगे, ये शुरू में हाई टेम्परेचर पे था, बाद में टी पे आ गया है, तो इसका टेम्परेचर कम हुआ है ना, तो हम टी ए माइनस टी लिखेंगे, तो इससे वो पॉजिटिव वैल्यू देगा। हीट लॉस बाई बॉडी ए बराबर होगा टी ए माइनस टी, और हीट गेन बाई बॉडी बी कितना आएगा, एम बी एस बी। इसका टेम्परेचर बढ़ा है ना, टीबी से ये टी पे पहुंचा है, तो टी माइनस टीबी। अब फिर हम लोग लगा देंगे डेल्टा क्यू ए लॉस बाई बॉडी ए इक्वल टू डेल्टा क्यू बी गेन। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे डेल्टा इसको मॉड लगा देता हूँ ना, चेंज की बात नहीं कर रहा हूँ, लॉस और गेन की बात कर रहा हूँ। ये लॉस है और ये गेन। तो यही हमारा लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री हो गया। इसमें अगर हम टी को सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, टी वाले टर्म एक साइड कर लो, तो ये आ जाएगा एम ए एस ए टी प्लस एम बी एस बी टी इक्वल टू एम ए एस ए टी ए प्लस एम बी एस बी टी बी। तो इससे टी की वैल्यू आ जाएगी ये हमने दो बॉडी के लिए डिराइव किया है, दो से ज्यादा कितनी भी बॉडी होंगे सबका यहाँ ऊपर ऐड करते जाएंगे। तो ऐसे कभी भी कई बॉडी अलग अलग टेम्परेचर पर कांटेक्ट में रख रहे हैं तो फाइनल इक्विलिब्रियम वाला टेम्परेचर हम ऐसे निकाल सकते हैं। नोट करो इसे, कौन सा वाला, ये वाला एम ए एस ए टी ए प्लस एम बी एस बी टी बी। साइनिंग की वजह से नहीं दिख रहा है, छोटा इसलिए नहीं दिख रहा, अपॉन में एम ए एस ए प्लस एम बी एस बी। पर हम टी फाइनल माइनस टी इनिशियल करते हैं तो फिर ऐसा क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे पता है कि लॉस और गेन की हम बात कर रहे हैं। अगर हमें चेंज देखना होता तो उसको हम अलग टाइप से यूज करते हैं। अभी हमें पता है कि जितना इधर से लॉस हुआ उतना उधर गेन हुआ, तो हमने इधर से निकाला 10 जूल का लॉस, उधर से निकाला 10 जूल का गेन और 10 को इक्वल कर दिया। अभी हम इस झंझट में नहीं पड़ रहे कि ये -10 है वो +10 है, इन सब में नहीं। हमें पता है यहाँ से जो लॉस हुआ वही उधर गेन हुआ है, तो बस मैग्नीट्यूड इक्वल किया है। आपको ये फॉर्मूला नहीं याद रखना है, आपको ये बेसिक ही याद रखना है कि एक तरफ से लॉस निकालेंगे, दूसरे का गेन निकालेंगे और इक्वेट करना है। और मैग्नीट्यूड इक्वेट कर रहे हैं तो उस हिसाब से ही टेम्परेचर डिफरेंस लिखना है।
मीथेन बात नहीं करो भाई। हो गया नोट? अब ये लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री का स्टेटमेंट नोट कर लो। अब लिख नहीं रहा हूं, बोल देता हूं, लिख लो। आकाश नाम है ना तेरा? सीधे बैठने क्यों बातें करने लगा हुआ है? चलो लिखो स्टेटमेंट इसमें। इफ टू body are in thermal contact, if two body are in thermal contact and no heat loss to surrounding, then heat loss by one body will be equal to heat gain by other body. थर्मल कांटेक्ट क्या होता है? थर्मल कांटेक्ट मतलब दो बॉडी को आपने ऐसे रखा है कि उनके बीच में हीट एक्सचेंज हो पाए। ये नहीं कि दो बॉडी लाके रखे, बीच में वुडन कुछ पीस डाल दिया। तो कांटेक्ट तो है बट वो हीट के एक्सचेंज नहीं कर सकते, तो ऐसे कांटेक्ट को थर्मल कांटेक्ट नहीं बोलेंगे। थर्मल कांटेक्ट में है और सराउंडिंग को कोई हीट का लॉस नहीं हो रहा है, तब हम बोलेंगे कि हीट लॉस बाय वन बॉडी विल बी इक्वल टू हीट गेन बाय अदर बॉडी। सपोज हमारे पास 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर है 1 kg, और इसमें हमने कुछ वाटर मिक्स कर दिया क्योंकि 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, कुछ 500 ग्राम वाटर मिक्स कर दिया। तो फाइनल जो वाटर बनेगा उसका क्या टेम्परेचर होगा वो निकालना है। हमारे पास देखो यहाँ पर 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 kg वाटर था और उसमें हमने 10 डिग्री सेंटीग्रेड वाला 500 ग्राम वाटर मिक्स कर दिया। दोनों को मिक्स करके नया ये वाटर बन गया है। तो फाइनल इस वाटर का टेम्परेचर क्या होगा वो निकालना है। कितना बोल रहा हूँ? कर लिया होगा सबने ना। यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, जो हाई टेम्परेचर पे होगा वो हीट लॉस करेगा ना, और जो कम टेम्परेचर पे होगा उसको हीट गेन होगा, और फिर फाइनल आकर के दोनों का कुछ टेम्परेचर टी हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि 1 kg वाटर का जो हीट लॉस हुआ है, मतलब एम कितना है उसका, 1 kg मतलब 1000 ग्राम, एम एस डेल्टा टी। 50 डिग्री से कम होके वो टी पे आ गया है, तो डेल्टा टी कितना बोलेंगे, 50 माइनस टी, ये बराबर इसको कितने का गेन हुआ। तो इसके लिए लगा देंगे एम एस डेल्टा टी ना। 10 से उसका टेम्परेचर बढ़ के कुछ टी हो गया है,
अगर हमने 10 डिग्री और 50 वाले को मिक्स किया है तो जो फाइनल जो टेम्परेचर आएगा मिक्सचर का वो कुछ इन दोनों के बीच में ही होगा ना। ऐसा नहीं होगा कि 50 के ऊपर चला गया, या ऐसा भी नहीं होगा कि 10 के नीचे चला गया ना, इनके बीच का ही कोई टेम्परेचर आएगा। तो 10 वाले का टेम्परेचर राइज हुआ होगा और 50 वाले का टेम्परेचर कम हुआ होगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो टी की वैल्यू आ जाएगी। टी कितना आ जा रहा है इससे? 110/3 ना, इतने डिग्री सेंटीग्रेड फाइनल टेम्परेचर हो गया। क्या क्या बोलो नहीं भाई, श्रेयस बोल मत। उसको हेड करके टोटल क्यू निकाल लें और कितनी हीट है वो कहाँ से देखेंगे? 0 डिग्री को रेफरेंस बना दें ऐसा, ठीक है। फिर वो सारा हीट देके टेम्परेचर बढ़ा दें ऐसा, हाँ चलेगा, वो भी कर सकते हो। बट क्यों सिचुएशन को कॉम्प्लिकेट करना, अगर सीधे सीधे हो रहा है तो वैसे ही करते हैं। ये देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि इसको मान लेंगे 0 डिग्री का वाटर है तो 50 के करस्पॉन्डिंग डेल्टा क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, इतना क्यू इसको हमने दिया होगा तो वो निकाल के अलग रख लो। इसको 10 डिग्री पर लेके गए 0 से तो उसका क्यू निकाल के अलग रख लो। फिर इन दोनों को मिक्स कर दो 0 पर, तो ये 0 डिग्री का वाटर बना, दोनों का क्यू ऐड करके उतना क्यू 0 वाले वाटर को दे दो तो कितना टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो थोड़ा भावे से समझो ना, हाई फाई तरीके से सोचता है, अपन नॉर्मल तरीके से बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम से पहले एक दो वर्ड यूज होंगे वो हम लोग देख लेते हैं। एक हेडिंग डालो थर्मल इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम शॉर्ट में लिखा है ना, थर्मल इक्विलिब्रियम। अक्सर देखो यहाँ पे एक वर्ड यूज होगा थर्मल इक्विलिब्रियम, तो इसका क्या मतलब समझोगे? हीट ट्रांसफर, जब हीट ट्रांसफर बंद हो जाता है। जैसे हमने शुरू में मान लो दो बॉडी ली, एक ए है और बी है, और ए का टेम्परेचर शुरू में ज्यादा था, बी का कम था, और हीट का ए से बी की तरफ हीट फ्लो होता रहा। और कब तक हीट फ्लो होता रहेगा? जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। जब टेम्परेचर सेम हो जाता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं कि दोनों बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए। तो थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब सिंपल, दोनों का टेम्परेचर सेम हो चुका है। फिर एक लॉ है यहाँ पे इससे रिलेटेड, वो भी देख लेते हैं, जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ तो सुना ही होगा, क्या होता है जीरोथ लॉ? थर्मल इक्विलिब्रियम। तो जीरोथ लॉ देखो क्या बोलता है, अगर मान लो हमारे पास दो बॉडी हैं ए एंड बी, और बी और सी, ऐसे हमने दो बॉडी लिए, एक ए और बी का कॉम्बिनेशन, एक बी और सी का। अगर हमने बोला कि ए और बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब टी ए बराबर होगा टी बी। और अगर हमने बोला कि बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो मतलब टी बी बराबर होगा टी सी। तो वहां हम बोल सकते हैं कि ए और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। जब भी हम इनको कांटेक्ट में रखेंगे तो कोई हीट का फ्लो
नहीं हो रहा होगा, वहां पे टी बराबर होगा 20। क्या इसके जैसा ये क्या होता है? पता नहीं, मेरे को ज्यादा मैथ आती नहीं अभी, थोड़ी काम की बस आती है। तुमको कुछ पता है क्या? अच्छा, वेरी गुड, क्या बात। तो देखो भाई, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लॉ है, इसको हम लोग एक बार फिर से पढ़ेंगे, अगर आपको समझ नहीं आया है? हाँ, बहुत दिक्कत चल रही है इसमें। तो देखो क्या है, अगर ए और बी, तो ऐसे बोला कि मेरे टेंशन में आ गया, सच नहीं है क्या? अगर ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो वहां पर ए और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में मतलब दोनों का टेम्परेचर सेम है, बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में मतलब दोनों का टेम्परेचर सेम है, तो ए और सी भी इक्वल होंगे, यही हम लोग बोल रहे हैं। समझ आ गया? नोट कर लो जीरोथ लॉ का स्टेटमेंट। इसमें क्या ही स्टेटमेंट लिखा यार, बस इतना ही पढ़ा दिया बहुत है। अपने लैंग्वेज में जरूरत होगी तो बता देना। किसका है ना स्टेटमेंट? तू अपने से बना के बता एक बार, क्या लिखना चाहिए? मतलब बना लेगा ना, लिख डाला। फोन साइलेंट पे रखो भाई। ये साइड अप कर दूं? अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम हम लोग कर रहे हैं। 3 बॉडी हमने लिए हुए हैं, ए बी सी, तीनों के मास इक्वल हैं, बट ये अलग अलग मटेरियल के बने हुए हैं, मतलब इनका स्पेसिफिक हीट अलग अलग होगा। ये 20 डिग्री पे था, ये 15 पे था, ये 10 पे था। जब हमने ए और बी को कांटेक्ट में रखा तो फाइनल टेम्परेचर 18 आ रहा है। अगर हम लोग बी और सी को रखते कांटेक्ट में तो वहां पे फाइनल टेम्परेचर 12 आता। तो हमें बताना है कि अगर हम ए और सी को कांटेक्ट में रखे होते तो फाइनल टेम्परेचर कितना आता। क्वेश्चन समझ आया क्या है? ये डायग्राम बना लो, इसका स्टेटमेंट भी लिखा देता हूँ। 50 ऐसे नहीं होगा कि इतना इतना है तो ऐसे कुछ बीच में बता दिया। रिलेशन निकाला है ना, ठीक है। 15 तो नहीं होगा, दोनों का स्पेसिफिक हीट बोला ना अलग अलग है, तूने सेम तो नहीं पकड़े है, अलग अलग। क्योंकि जब दोनों का एस सेम होता तब 20 + 10/2 आता, मतलब 15, बट ऐसे अगर अलग अलग है तो नहीं आना चाहिए।
सेम आ रहा है सर। सेम आ रहा है? ए और सी का सेम। अच्छा ये उसी का सेम आ गया। अरे यार गड़बड़ हो गया तो। चेंज करना पड़ेगा भाई, ये तो गड़बड़ हो गया थोड़ा। नहीं सर आप नहीं करूँ चेंज? नहीं चलो अच्छा। क्वेश्चन लिखाऊं स्टेटमेंट या आप लिखोगे खुद से? बहुत मजा आता है। चलो लिखो। क्वेश्चन लिखो। 3 spheres, 3 spheres of same mass, 3 spheres of same mass but different material, but of different material, are at A B C भी शुरू में ही लिख लेते। 3 spheres A B C, 3 spheres A B and C of same mass but of different material are at 20 degree centigrade, 15 degree centigrade and 10 degree centigrade respectively. आगे लिखो। When A and B, when A and B are placed in contact, when A and B are put in contact, then final temperature is 18 degree centigrade, when B and C are kept in contact, when B and C are kept in contact, then final temperature is 12 degree centigrade. Then find final temperature when A and C are placed in contact. Then find final temperature when A and C are kept in contact. हो गया होगा सबका? देखो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे कि इसकी स्पेसिफिक हीट कुछ SA है और इसकी स्पेसिफिक हीट SB है। बोलो नहीं है? तो शुरू में क्या हुआ, इसका टेम्परेचर 20 से 18 हो गया है और उसका 15 से 18 हो गया है। इसको गेन हुआ है, इसको लॉस हुआ है। तो एक हम इनके लिए इक्वेशन लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं हीट लॉस बाय बॉडी A equal to heat gain by body B। ये चल रहा है ना? तो ये कितना हो जाएगा? MS डेल्टा T। इसके लिए डेल्टा T कितना लिखेंगे? ये 20 से 18 पे आ गया है ना, तो 2 डिग्री ना, यहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड लिखना है ना, लॉस और गेन पे। इसको कितने का गेन हो गया? MSB। इसका टेम्परेचर 15 से 18 हुआ है, इसको गेन हुआ है 3 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा है। तो यहाँ से हमारा SA और SB में एक रिलेशन आ गया। फिर ऐसे ही हम इसके लिए यूज करेंगे और यहाँ से SB और SC में रिलेशन आ जाएगा। तो वो कितना हो जाएगा? हीट लॉस बाय बॉडी B। B को क्या हुआ है? लॉस हुआ है ना, मैग्नीट्यूड बस यहाँ लिख रहे हैं, इक्वल टू बॉडी C को जो हीट का गेन हुआ है। B को कितने का लॉस हुआ है? तो MSB डेल्टा T। B पहले 15 पे था, 15 से कितने पे आ गया? 12 पे। तो 3 डिग्री टेम्परेचर कम हो गया, इक्वल टू MSC
डेल्टा टी, और सी क्या है, पहले 10 पे था, 10 से 12 पे आ गया, तो उसका टेम्परेचर 2 डिग्री बढ़ गया है। तो ये हो जाएगा 3SB इक्वल टू 2SC। SB SC, अब देखो SB पता है इन टर्म्स ऑफ SA और SC पता है इन टर्म्स ऑफ SB, तो हम जरूरत पड़ने पे इनको आपस में सबको रिलेट कर सकते हैं। अब हमें क्या चाहिए, A और C जब कांटेक्ट में रखे जाएंगे तब का टेम्परेचर कितना होगा। तो ये प्रॉब्लम रब कर दो ना, ये तो नोट हो चुका होगा। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं जब A और C कांटेक्ट में रखेंगे तो A और C का, A का टेम्परेचर शुरू में 20 था, C का 10 था, और फाइनल मान लो T है। तो A का जो भी लॉस हुआ बराबर B को जो भी, C को जो भी गेन हुआ। तो इसके लिए लॉस कितना बोलेंगे, MSA डेल्टा T। 20 से T हो गया है ना, 20 से T हुआ है, तो टेम्परेचर चेंज लिख देंगे 20 माइनस T इक्वल टू, इसके लिए लिखेंगे MB SB, हाँ SC, और इसका टेम्परेचर 10 से बढ़ के T हो गया है C के लिए, तो T माइनस 10। तो हमें अब T निकालना है। अब देखो अगर हम SA को SB के टर्म में लिख दें, SC को SB के टर्म में लिख दें, तो SB दोनों जगह से कट जाएगा। SA की जगह हम कितना लिख सकते हैं, 3/2 SB, यहाँ से ना 2 इधर ला करके, तो ये हो जाएगा M तो कट गया है, SA की जगह लिख देंगे 3/2 SB 20 माइनस T, और SC की जगह यहाँ से लिख देंगे ना, ये भी देखो सेम आ गया ना, 3/2 SB आ गया है। ये बाई चांस सेम आ गया है ना, कुछ भी आ सकता था। तो SB SB कट गया, T की वैल्यू फिर इसको सॉल्व करने से आ जा रहा है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, सबको समझ आया ना क्या क्या हुआ है? ये कर लो। अब एक अच्छा प्रॉब्लम करते हैं इसके बाद। तब करूं? चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग कर रहे हैं। हमारे पास सपोज 1 kg आइस है एट -20 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पे हमने उसको 1 kg वेपर के साथ मिक्स कर दिया है एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 kg आइस जो कि -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, उसको हमने मिक्स किया 1 kg वेपर के साथ जो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे था। तो हमें बताना है फाइनल जो ये मिक्सचर बनेगा उसमें कितना वाटर आएगा, कितना आइस आएगा, कितना वेपर आएगा। मुझे नहीं पता कौन सा कितने अमाउंट में होगा, और क्या फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर होगा। टेम्परेचर के साथ साथ ये भी बताना कितना उसमें आइस है, कितना वाटर है और कितना वेपर है।
क्या किए हो? क्या किए? पेन से किए थे क्या? पेन से किए थे क्या? मुझे लगा माइंड ठीक कर दिए थे। ये तब के लिए था ना भाई, ये वाला फॉर्मूला जब केवल हीट का एक्सचेंज हो रहा था, बीच में फेज चेंज नहीं हो रहा था, उसके लिए ये फॉर्मूला पड़ा था S1 T1 ये वाला, फिर ये लगा दिया ना। बट ये तो तब था ना, तब दोनों स्फीयर में से कोई स्फीयर लिक्विड बना था, वेपर बना था, सब स्फीयर ही थे ना, तब के लिए था ना। यहाँ पे तो क्या हो रहा है, एक वेपर है, एक आइस है, वो हो सकता है कोई लिक्विड बन गया हो, आइस मेल्ट हो गया हो, इस टाइप का भी हो रहा है ना, फेज चेंज का भी ध्यान रखना है। तो गलत ही होगा, काम गलत किया है तो आंसर सही की उम्मीद क्यों कर रहा है? हाँ, क्या किया वो देखिए, बता दे बस मुझे कर किया है। ठीक है, हाँ, वो 0 तक आ रहा था, इसको 0 तक लाया, इसको और इसको बस मैंने कन्वर्ट किया पानी में। अच्छा, तो उस टाइम पे इसका जो बिल आ रहा था वो इसको 0 तक ला रहा था, इसको मैं नहीं लगा, दोनों पानी में कन्वर्ट हो गए, कोई तो वेपर बचा कि नहीं बचा? वेपर मतलब पूरा का पूरा वाटर बन गया ऐसा, और वाटर किस टेम्परेचर पे है? इस टाइप वाली प्रॉब्लम में थोड़ी दिक्कत आती है कैलोरीमेट्री में, जहाँ अलग अलग फेज होगा, वो मिक्स हो रहे हैं, तो जो कितना कौन सा फेज में बच गया और फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। मतलब बोलो, हाँ बताओ। 0 डिग्री वाटर को लाओ, दोनों ही ला दिया, फिर इसको -6,40,000 का हीट रिलीज है और ये प्लस में आया, हाँ तो उन दोनों का ऐड किया तो कितना हीट और बचा है आपके पास, हाँ, इससे फिर पीछे चलेगा, फिर 2 kg का पानी है 0 डिग्री सेल्सियस में, हाँ, तो फिर से फ्यूजन में चला जाएगा।